जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, सीआईएसएफ एक्ट और रूल की जो है हम ये पूरी सीरीज जो है कवर कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआईएसएफ एक्ट एंड सीआईएसएफ रूल्स। इसके अलावा सीआईएसएफ के बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट ऐसे हैं जो जनरली रूल्स और आपका जो सीआईएसएफ का एक्ट है उसके अंदर नहीं दिए हुए। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं इस पूरी सीरीज में। इससे पहले जो है 6 पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं। ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 7 के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज है ये इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगी। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। बहुत ही मजा आने वाला है आपको। ये वीडियो पूरी देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको लास्ट के 6 पार्ट जो आप 200% देखोगे। जितने भी लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कैसी ये सीरीज आपको लग रही है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर सकूं आप लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट दोस्तों, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम के लिए हमने कम्युनिटी बनाई है। 650 से ज्यादा मेंबर इस कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं। डेली बेसिस पे मेंबर खुद से, जितने भी मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, सब कोई मैथ का क्वेश्चन भेज रहा है, कोई इसको सोल्व कर रहा है, कोई जीके का क्वेश्चन भेज रहा है, कोई इंग्लिश का क्वेश्चन भेज रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर डिस्कस हो रहे हैं और हम अपनी तरफ से भी काफी सारे मटेरियल जो है इस ग्रुप के अंदर जो है डालते हैं दोस्तों। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम की सिंसियरली, अच्छे से डेडिकेटेड वे में आप मेहनत करना चाहते हो, तो ये कोर्स जो है स्टडी फंड ऐप पे अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 2500 का कोर्स है। जाके जो है अभी ज्वाइन करिए इस कोर्स को और अपनी डायरेक्शन को, अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी सी डायरेक्शन दीजिए। जल्दी से जल्दी आप सिलेबस कवर कर सकते हो और आपके एग्जाम से पहले जो है आई कैन एश्योर यू रिटर्न एग्जाम आपका शॉर्ट जो है क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट आप मान के चलिए हम 150 नंबर की कम से कम आपको तैयारी करवा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हमारा जो भी स्टूडेंट है इस कोर्स के अंदर आए, उसके कम से कम 150 नंबर के आसपास जो है आने ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 61। क्या बोलता है क्वेश्चन? अंडर सेक्शन 21 हाउ लॉन्ग डज वन हैव टू फाइल लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ सीआईएसएफ मेंबर। धारा 21 के तहत सीआईएसएफ सदस्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई दायर करने की समय सीमा क्या होनी चाहिए या क्या है? ऑप्शन आर 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस रिगार्डिंग है। सेक्शन 21 जो है आपका दोस्तों सीआईएसएफ एक्ट के अंदर, उसमें क्या है वो पहले आपको समझाता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन में वापस आएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन 21 है। क्या बोलता है इसमें? अ फोर्स मेंबर कैन डिफेंड देमसेल्फ इन लीगल प्रोसीडिंग्स बाय द क्लेमिंग दैट they acted under the orders of a competent authority. If the order is proven with valid documentation, the member is freed from liability even if the issuing authority lacked jurisdiction. Legal proceedings against a force member must start within 3 months of the act with prior written notice given at least 1 month in advance. Basically क्या है, अब जैसे आप जो गवर्न किए जाते हो वो किए जाते हो सीआईएसएफ एक्ट के अंडर, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कोई और जो है कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर देते हो तो सीआईएसएफ एक्ट आपको बचाएगा नहीं उस मर्डर के लिए। आपको अलग से जो है आईपीसी सीआरपीसी जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर जो है आपको पेनल्टी या जो भी आपको सजा होगी वो मिलेगी। ठीक है, बेसिकली कुछ एक्ट ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक ड्यूटी दी गई, ठीक है, आपको कहीं बाहर से जाके किसी को पकड़ के लाना है, एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स का ही मेंबर कोई है, वो भगोड़ा हो गया, उसको लेके आना। ठीक है, लाते टाइम आपकी उससे एक लड़ाई हो जाती है या झगड़ा हो जाता है, ठीक है, मार पिटाई कुछ भी हो जाती है आपकी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने उसको चोट पहुंचा दी तो वो कल को जाके आपके ऊपर केस कर सकता है कि जी इसने मुझे मारा है। ठीक है, अब जो मेंबर होगा जिसने मारा है, आप जो बंदा मारेगा दूसरे व्यक्ति को जिसको पकड़ने के लिए गए हो, ठीक है, तो वो बोलेगा कि इसने मुझे मारा है। आप बोल सकते हो जी मेरी तो ड्यूटी करने गया था, मैं तो, मुझे तो बोला था अफसरों ने कि इसको पकड़ के लाना है। ठीक है, तो ये है वो सारा का सारा सेक्शन। ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट में क्या बोलता है, अगर फोर्स मेंबर जो है लीगल प्रोसीडिंग में क्लेम करे कि ये जो मैंने काम किया है, इस व्यक्ति को जो गलती से लग गया, मुझसे चोट लग गई इसको, वो मैंने जानबूझ के नहीं की, मुझे तो ऑर्डर दिया था, मैं तो उसको फॉलो कर रहा था। ठीक है, पहला पार्ट ये है। दूसरा है इफ द ऑर्डर इज प्रूवन विद वैलिड डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये बात सच साबित हो जाती है कि हाँ इस बंदे को आदेश दिया था, ये तुझे पकड़ने के लिए गया बट गलती से जो हाथापाई में तुझे चोट लग गई, तो इस बंदे को सजा नहीं होगी। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है, लीगल प्रोसीडिंग जो है फोर्स मेंबर के खिलाफ जो है शुरू हो सकती है 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन 1 महीने का नोटिस जो है एडवांस में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये पूरा सिनेरियो हो गया, अगर जिस व्यक्ति को चोट लगी है तो वो फोर्स मेंबर के खिलाफ में केस कर सकता है दूसरे सेक्शंस या दूसरे जो आपके कानून है अधिकारों के अंडर, लेकिन उसको 3 महीने पहले जो है 3 महीने के अंदर अंदर जो है काम करना है और 1 महीने पहले जो है नोटिस देना है। ठीक है, यही लाइन यहाँ पे लिखी है, विद प्रायर रिटर्न नोटिस गिवन एटलीस्ट 1 मंथ, और लीगल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है
विद इन 3 मंथ्स ऑफ द एक्ट, यानी कि मान लो 1 जनवरी 2025 को किसी ने किसी को मार दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो 31 मार्च 2025 से पहले पहले 3 महीने के अंदर अंदर जो है केस आप डाल सकते हो। 3 महीने के बाद डालोगे तो वो मान्य नहीं होगा, सिंपल सा है, ठीक है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 21 हाउ लॉन्ग डज वन हैव टू फाइल लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ सीएसएफ मेंबर, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन आपको चोट लगी है उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है आप केस कर सकते हो, और केस करने से पहले जो है 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल एज पर द सेक्शन 7, सीएसएफ एक्ट में सेक्शन 7 के अंदर जो है डायरेक्टर जनरल्स की ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, तो उसी में से जो है क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ड्यूटी जो है डायरेक्टर जनरल की बनती है। पहला ऑप्शन है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर, अधिकारियों की भर्ती करना, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ द फोर्स, बल का समग्र प्रशासन और पर्यवेक्षण, तीसरा है कंडक्टिंग डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज, अनुशासनात्मक जांच करना या डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज करना, फ्रेमिंग सिक्योरिटी पॉलिसी, सुरक्षा नीतियां बनाना, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका बी ऑप्शन, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अब ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी भी आ जाएगी, सिक्योरिटी की पॉलिसी भी आ जाएगी, सब इसके अंदर ही आ जाएगा। ये मतलब एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे गुब्बारे हैं, तो ये आप मान सकते हो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है डायरेक्टर जनरल को जो है देखना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट भाई, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द टर्म फोर्स कस्टडी एज पर सेक्शन 2, ठीक है। धारा 2 के अनुसार बल हिरासत क्या अर्थ क्या है, लीगल कस्टडी ऑफ सिविलियंस, नागरिकों की कानूनी हिरासत, डिटेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ फोर्स अंडर रूल्स, नियमों के तहत सदस्यों की हिरासत, कस्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, औद्योगिक वस्तुओं की हिरासत, और नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर रूल्स, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है ये दोनों में ही दिया हुआ है आपका, सीआईएसएफ एक्ट में भी दिया है, सीआईएसएफ रूल्स के अंदर भी दिया है। सीआईएसएफ एक्ट में कहां पे मेंशन है फोर्स कस्टडी, ये मेंशन है आपका सेक्शन 2 के अंदर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्शन 2। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्स कस्टडी सीआईएसएफ रूल्स के अंदर कहां पे दिया गया है, तो आपको याद रखना है ये दिया गया है सेक्शन, कहां दिया गया है, सेक्शन 87, 87वां जो सेक्शन है आपका सीआईएसएफ रूल्स का, ठीक है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है जी, सीआईएसएफ रूल्स, ठीक है। 87th सेक्शन जो है आपका वहां पे आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर रूल्स। फोर्स कस्टडी क्या होता है, ओपन अरेस्ट, क्लोज अरेस्ट, सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको मजा आ जाएगा। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिन टीचर्स ने उन वीडियोस को पढ़ाया है थोड़ा थोड़ा बता के जो है वो मूव ऑन कर गए, बट यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। और जो कोर्स हमने बनाया है एएसआई एलडीसी का, उसके अंदर ये सब चीजें जो है बहुत ही प्यार से बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन की हुई है। आप जाके चेक करो एक बार, इतना टाइम सेव होगा आपका, इसकी कोई हद नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट डज सेक्शन 20 ऑफ एक्ट सीआईएसएफ एक्ट स्पेसिफाई रिगार्डिंग सीआईएसएफ मेंबर्स, सीआईएसएफ सदस्यों के बारे में धारा 20 क्या निर्देश करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्टेन लॉज, कुछ कानूनों से सुरक्षा, देयर ड्यूटी टू ओबे ऑर्डर्स, आदेशों का पालन करना, राइट टू सीक अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, वैकल्पिक रोजगार पाने का अधिकार, कंडीशन ऑफ फॉर रेजिग्नेशन, इस्तीफे की शर्तें, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, ये पूछा इन्होंने, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं वापस एक बार। हाँ जी, सेक्शन 20 जो है क्या बोलता है, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्टेन लॉज, कुछ कानूनों से सुरक्षा, ड्यूटी का पालन करना, राइट टू सीक अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ द फॉर द रेजिग्नेशन। सिंपल सा फंडा है, जो सेक्शन 20 है आपका सीआईएसएफ एक्ट का, जो सेक्शन 20 है वो अधिकार देता है हमें, कुछ लॉज जो है उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्ट करता है आपको, सीआईएसएफ मेंबर्स को बेसिकली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्टेन लॉज। कौन से लॉज से जो हमें प्रोटेक्शन मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। ये 3 ही जो है आपको प्रोटेक्शन लॉज इसमें दिए गए हैं, उनके मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं। पहला है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है जी।
दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, और तीसरा है आपका इसके अंदर फैक्ट्रीज एक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ये कब किस किस सालों में जो है बने हैं। पहला है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है आपका ये बना था 1936 के अंदर, 1936, 1947 में बना था आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एंड 1948 के अंदर आपका बना था क्या, फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, तो ये तीन लॉ हैं, इनके जो लॉ के जो भी चीजें हैं वो आपके सीआईएसएफ मेंबर्स के ऊपर लागू नहीं होती है। यही क्या बताता है आपका सेक्शन 20 बताता है, क्या बताता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्टेन लॉज। कौन से लॉज से प्रोटेक्शन है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका पूछेगा या तो पिछले तरीके से पूछ लेगा या तीन नाम ये दे देगा, एक चौथा और दे देगा, तो चौथा आंसर हो जाएगा, तीन तो है ही। ठीक है ना, चलो अगला चलते क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर। 65 का है दोस्तों, व्हाट इज द टेन्योर फॉर अपील्स अंडर सेक्शन 9। धारा 9 के तहत अपील करने की अवधि क्या है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि धारा 9 जो है उसका नाम क्या है दोस्तों। तो सेक्शन 9 का जो नाम है अपील एंड रिवीजन। ठीक है, धारा 9 का क्या मतलब है, अपील एंड रिवीजन। पूछ रहा है कि कितने दिन का टाइम होता है। धारा 9 के तहत अपील करने की अवधि क्या है, कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। पहले मैं समझा देता हूं रफली एक बार धारा 9 क्या है बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीआईएसएफ में कांस्टेबल हूं, मेरे ऊपर एक असिस्टेंट कमांडेंट है। ठीक है, मैं कोई काम करता हूं, मान लो उनको वो चीज पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो मुझे सजा दे देते हैं। ठीक है, सजा दे दी, मान लो पनिशमेंट दे दी कोई भी। अब मुझे लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूं, असिस्टेंट कमांडेंट साहब ने जो है मुझे जानबूझ के गुस्सा निकालने के लिए या जो भी है मुझे जानबूझ के सजा दी है। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, एक राइट है कि मैं अपने अपने से ऊपर, यानी कि जो असिस्टेंट कमांडेंट अधिकारी है उससे ऊपर का जो भी अधिकारी अवेलेबल है उस तक अपनी कंप्लेंट कर सकता हूं। यानी कि आप डेप्यूटी कमांडेंट को एक लेटर लिखोगे कि मेरे साथ, मैं कांस्टेबल फलाना ढिमकाना जो भी नाम है आपका, मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट साहब ने जो है पर्सनली दुश्मनी निकाली है, मैं गलत नहीं हूं बट फिर भी मुझे सजा दी है। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि वो लेटर लिखने का जो टाइम है वो कितने दिन के अंदर अंदर आप लेटर लिख सकते हो। तो याद रखना है ये लेटर जो है, जिस भी डेट आपको पनिशमेंट दी जाती है उस डेट के 30 दिन के अंदर अंदर। फॉर एग्जांपल आज मान लो 1 फरवरी है, ठीक है, तो आप 2 मार्च तक जो है ये लेटर लिख सकते हो, यानी कि 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि कितने दिन के, सेम क्वेश्चन आएगा 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन और आपका 60 दिन। तो याद रखना है 30 दिन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं 66 पे। हु प्रोवाइड अप्रूवल फॉर डेप्यूटिंग सीआईएसएफ पर्सनल टू प्राइवेट अंडरटेकिंग्स। निजी उपक्रमों में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती की स्वीकृति कौन प्रदान करता है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में आता है। ठीक है, सेक्शन 14 के अंदर आता है आपका हु सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय सीआईएसएफ टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज। ठीक है, उसके बाद इसी में एक सेक्शन है आपका सेक्शन 14A। 14A क्या बोलता है, टीसीएस। टीसीएस माने टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, टीसीएस इसके रिगार्डिंग। अब कौन प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अप्लाई करवाने का काम किसका है, वो काम है डायरेक्टर जनरल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67। सीआईएसएफ एक्ट वाज विच एक्ट नंबर। सीआईएसएफ एक्ट का कौन सा एक्ट का नंबर था जब सीआईएसएफ एक्ट सबसे पहली बार पास हुआ था। तो इनमें से कौन से नंबर का एक्ट था, 50वां नंबर, 40, 60 और 50। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों 50 है, ये भी 50 ये भी 50, पर कौन से उसका 50 है, 1968 का 50 है। ठीक है, तो एक्ट नंबर 50 ऑफ 1968 इज योर सीआईएसएफ एक्ट। ठीक है, कब बना था, 1968 में बना था जी। लागू कब हुआ, 1969 में लागू हुआ। पहली कंपनी कौन सी थी जहां पे लागू हुआ था, आरएफसीएल ट्रॉम्बे। ठीक है, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, याद रखना है ट्रॉम्बे के अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं 68 क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट सीआईएसएफ चीफ। प्रथम सीआईएसएफ प्रमुख कौन थे। ठीक है, ऑप्शंस आर एस बी शेट्टी, एल एस बिस्त, सुरेंद्र नाथ और एम गोपालन। ये चारों ही व्यक्ति जो है सीआईएसएफ के जो है चीफ रह चुके हैं। लेकिन बात आती है कि पहले कौन थे। ये व्यक्ति जो हमारे सामने,
इनका फोटो आपको याद रखना है। ये जो है सीआईएसएफ के फर्स्ट चीफ थे। अब आपको एक अगर अमेंडमेंट याद है तो 1983 में जो है सीआईएसएफ को सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 1983 के अंदर, अब हिंदी तो मैं बोलता ही हूं, इंग्लिश भी बोल लेता हूं, ठीक है। इन द ईयर ऑफ द 1983 CISF force got the status of armed forces, right? After getting the status of armed forces, 1983 में आर्म फोर्सेस के स्टेटस मिलने के बाद जितने भी हेड रहे हैं सीआईएसएफ के, जो भी टॉप पोजीशन पे रहा है, उन सबको डायरेक्टर जनरल बोला जाने लगा, ठीक है। यहां पे अगर मैं मार्क करके आपको बताऊं एक छोटे से वे में, तो वो ये होगा 1969 टू 1982, 1983 to 2025। उन्नीस में जो है फोर्स बन के तैयार हो गई थी आपकी। इसको जो हेड करने वाला जो व्यक्ति होता था 1969 से लेके 1982 तक, वो एक आईजी लेवल का अधिकारी होता था, आईपीएस ऑफिसर होता था। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे एसबी शेट्टी। ये जो फोटो है श्री एसबी शेट्टी जी का है, और ये एक आईजी लेवल के अधिकारी थे। 1983 में आफ्टर द आर्म फोर्सेस, सीआईएसएफ को जो आर्म फोर्स स्टेटस दिया गया था 1983 के बाद आईजी की पोस्ट को बढ़ा के जो है डीजी कर दिया गया था। यानी कि 1983 के बाद से जो है डायरेक्टर जनरल बनना शुरू हुआ था, ठीक है। उससे पहले जो सीआईएसएफ के जो चीफ थे वो एक आईजी लेवल के अधिकारी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ कौन थे। इस क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दो नाम मैंने आपको बताए, एक तो डायरेक्टर जनरल वाले, ये तो अभी बताऊंगा। इससे पहले मैंने किसका नाम बताया? एसबी शेट्टी जी का नाम बताया, ठीक है। अब है हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो याद रखना है सुरेंद्र नाथ जी जो है आपके सीआईएसएफ के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। अगर चीफ की बात आती है तो एसबी शेट्टी, डायरेक्टर जनरल की बात आती है तो सुरेंद्र नाथ, ठीक है। अगर पूछ ले फर्स्ट डीजी वुमेन ऑफ सीआईएसएफ, क्या आएगा यहां पे? नीना सिंह। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम 2023 में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 70th क्वेश्चन, हु इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर। ये तो काफी इजी, आप लोग डेली बात करते ही हो। इनमें से कौन सा जो है अधीनस्थ अधिकारी नहीं है? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर। तो हेड कांस्टेबल जो है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर नहीं है। बाकी सब जो है आपके इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई, तीनों ही रैंक के जितने भी आपके व्यक्ति होते हैं उन सबको जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स बोला जाता है। इनका अलग से एक मैस होता है, एसओज मैस जिनको बोला जाता है, ठीक है। आप भी जो है उम्मीद करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर से एसीएलडीसी की तरफ जा रहे हैं, आप सब लोगों को मेरी बेस्ट विशेज है कि आप सुपरवाइजरी ऑफिसर्स बने। और जितने भी लोग कांस्टेबल रैंक पे अभी काम कर रहे हैं, मेरी विशेज है आप सबके लिए कि आप जो है जल्दी से एसओज की लाइन में आए और आपकी लाइफ जो है कंप्लीटली चेंज हो जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। जेन्युइनली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच बताऊं इतना कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग इस सीरीज को इतना प्यार देंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए सीरीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। रीजन बीइंग, जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतने अच्छा हमें लगेगा कि इतने लोगों को जेन्युइनली हम हेल्प कर पा रहे हैं। और मेरा मानना है कि आप अगर अच्छे से मेहनत करते हो, देखिए चुनौतियां आपकी जिंदगी में जरूर आएंगी, अभी भी हैं वो तो, है ना। आपकी लाइफ में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन जब आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाएगी, जैसे हम अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और लोग भी जो है तैयारी करवाते हैं, अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी, अच्छी मेहनत आप कर लोगे, थोड़ा सा एफर्ट आपका लगेगा, बट आपकी जिंदगी के कम से कम 15 से 20 साल जो है आप बचा लोगे। क्योंकि कांस्टेबल में प्रमोशन में ही आपको 15-20 साल लगने वाले हैं। यहाँ पे अगर तहजीब से 4-5 महीने आप मेहनत कर लेते हो तो आपका जो कांस्टेबल रैंक से आप एएसआई जो रैंक पे आप जाओगे, तो उसमें दिन रात का अंतर होगा दोस्तों। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करना चाहूंगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।